तो आज हम ISNLM, I represent for investment and S represent for saving and L represent for liquidity and M represent for supply of money. And this ISLM model was given by Hicks and Henson. And IS represent the goods market where investment equal to किसके बराबर होते हैं? सेविंग के बराबर होते हैं। जब इन्वेस्टमेंट और सेविंग इक्वल हो जाते हैं वहां पे गुड्स मार्केट किस फॉर्म में आ जाते हैं? इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ जाते हैं। इसी तरह अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एलएम के बारे में, जो कि लिक्विडिटी, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, जो कि मनी मार्केट में जब डिमांड फॉर मनी इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी के जब बराबर में होते हैं तब वहां पे मनी मार्केट किस फॉर्म में आते हैं? इक्विलिब्रियम फॉर्म में आते हैं। अकॉर्डिंग टू कीन्स कहते हैं कि लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज डिटरमाइंड बाय गुड्स मार्केट। लेवल ऑफ जो नेशनल इनकम हमारे होते हैं वो कौन से मार्केट डिटरमाइन करते हैं? वो हमारे गुड्स मार्केट डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पे ISLM का में बेसिकली दो मार्केट होते हैं। वन इज गुड्स मार्केट, जिसको हम प्रोडक्ट मार्केट भी कहते हैं। वन इज मनी मार्केट, जिसको हम फाइनेंशियल मार्केट भी कहते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स है, जैसे कि लेवल ऑफ इनकम कौन से मार्केट डिटरमाइन करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं वो कौन सा किस तरह डिटरमाइन होते हैं, इन चीजों के बारे में हमें पता होना सबसे जरूरी है। बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह डिटरमाइन होते हैं, लेवल ऑफ नेशनल किस तरह डिटरमाइन होते हैं, बिना इन सब के अगर हमें पता नहीं हो तो हम ISLM मॉडल को नहीं समझ पाएंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन से चीज डिटरमाइन करते हैं? डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी क्या करते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमाइन करते हैं। जिस तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट डिमांड फॉर मनी एंड द सप्लाई ऑफ मनी डिटरमाइन करते हैं, उसी तरह यहाँ पे कुछ और एक है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड MEC। अकॉर्डिंग टू कीन्स कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट दो चीज से डिटरमाइन करते हैं, एक होते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दूसरा होते हैं MEC। MEC होते हैं marginal efficiency of capital and shown to be independent of level of income। और ये दोनों क्या होते हैं? लेवल ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैं एक दो कंसेप्ट और बताना चाहता हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेविंग में, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेविंग में क्या फर्क रिलेशनशिप होते हैं। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट और पहले में इन्वेस्टमेंट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या रिलेशनशिप आते हैं? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में बैंक में इंक्रीज हो जाते हैं तब हमारे इन्वेस्टमेंट क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट में क्या रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तब रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो जाते हैं? डिक्लाइन हो जाते हैं। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल 2% से 5% में पहुंच गया तो इन्वेस्टमेंट लेवल फॉर एग्जांपल 100 था तो 100 से कितने पे पहुंच गया? 70 पे पहुंच गया। तो इससे हमें ये पता चलते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट में नेगेटिव रिलेशनशिप होते हैं। इसी तरह यहाँ पे और एक है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेविंग में क्या रिलेशनशिप होते हैं। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक वाले जब रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं तो लोग क्या प्रिफर करते हैं? अपने मनी को सेविंग फॉर्म में रखने के लिए प्रिफर करते हैं। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं तो हमारे सेविंग भी क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं।
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेविंग में क्या रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट में क्या रिलेशनशिप होते हैं? नेगेटिव रिलेशनशिप होते हैं। तो इसी तरह इनकम और सेविंग में क्या रिलेशनशिप होते हैं? जब फॉर एग्जांपल आपकी इनकम होते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी इनकम होते हैं 100 रुपीज, ठीक, 100 रुपीज। जब तुम आपके इनकम बढ़ के फॉर एग्जांपल हो गया 500 पे, ऑटोमेटिकली आपकी सेविंग भी क्या हो जाएंगे? जब आपकी इनकम बढ़ के 500 पे पहुंच गया तो आपका सेविंग भी क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। बट अकॉर्डिंग टू कीन्स क्या कहते हैं कि जब इनकम बढ़ जाते हैं सेविंग प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ते हैं। अगर 100 से 500 हो गया तो 500 हो गया तो आपके सेविंग फॉर एग्जांपल इनकम के फॉर एग्जांपल आपके इनकम में से 20 रुपीज आप पहले सेव करते थे। जब आपकी इनकम 100 रुपीज थे तब आप कितना सेव करते थे? 20 रुपीज। जब आपका इनकम 500 बढ़ के 100 से बढ़ के 500 पे पहुंच गया तब आपने क्या किया? अपने सेविंग को क्या किया? बढ़ के 30 रुपीज कर दिया। मीन्स की rate of change is not equal. When the income is changed from rise from 100 rupees to 500, then the saving is increased from 20 rupees to 30 rupees. The ratio is not equal. तो कीन्स क्या कहते हैं? इनकम बढ़ने से हमारे सेविंग भी बढ़ जाते हैं लेकिन प्रोपोर्शनली नहीं बढ़ते हैं। तो कम टू द गुड्स मार्केट। आज हम गुड्स मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद कल मनी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। तो गुड्स मार्केट क्या है? द गुड मार्केट इक्विलिब्रियम व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू इनकम के बराबर। जब हमारे टोटल एग्रीगेट डिमांड टोटल इनकम के बराबर जब हो जाते हैं, द एग्रीगेट डिमांड इज डिटरमाइंड बाय कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड। हमारे यहाँ होते हैं एक कंजम्पशन डिमांड होते हैं, दूसरा होते हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड। ये दोनों जब मिलते हैं तो इससे क्या चीज डिटरमाइन होते हैं? इससे होते हैं एग्रीगेट डिटरमाइन होते हैं, एग्रीगेट डिमांड डिटरमाइन होते हैं। जब ये एग्रीगेट डिमांड और इनकम बराबर हो जाते हैं तब हमारे सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट के बराबर आ जाते हैं। तब हमारे गुड्स मार्केट किस फॉर्म में आ जाते हैं? इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ जाते हैं। अब हम एक चीज और कहते हैं कि हमारे आईएस का गुड्स मार्केट किसके बारे में बात करते हैं? आईएस इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग के बारे में बात करते हैं। तो कहते हैं कि आईएस का हमेशा नेगेटिवली स्लोप हो जाते हैं, ठीक है, नेगेटिवली स्लोप होते हैं। तो इसमें एक सेट पे वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करते प्रेजेंट करते हैं और एक्स एक्सिस पे हमारे इनकम को शो करते हैं। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल दिस मच था तो फॉर एग्जांपल 5% था तो इनकम हमारा क्या था? 10 था। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होके फॉर एग्जांपल 5 to 2% पे आ गया तो हमारी इनकम बढ़ के कितना हो गया? 20 पे पहुंच गया। अब देखो, अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होने से हमारी इनकम लेवल कैसे बढ़ गया? तो इसमें कहते हैं कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन हो जाते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट लेवल क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं, ठीक। जब हमारे इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ जाते हैं तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाते हैं। जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाते हैं तो हमारे क्या हो जाते हैं? इनकम भी सप्लाई ऑफ गुड्स बढ़ जाते हैं। जब सप्लाई ऑफ गुड्स मार्केट में बढ़ेंगे तो हमें हम क्या करेंगे? जब किसी चीज का प्रोडक्शन करेंगे, जब प्रोडक्शन करने से उसकी जब डिमांड आ जाए तो उसका मतलब उससे हमारे इनकम लेवल क्या हो जाते हैं? फिर से बढ़ जाते हैं।
जब हमारे इनकम लेवल फिर बढ़ जाते हैं तो लोगों के पास क्या आ जाते हैं, पैसा आ जाते हैं। जब लोगों के पास पैसा और आ जाते हैं तो हमारे क्या हो जाते हैं, लोगों की इनकम बढ़ जाती है। जब लोगों की इनकम बढ़ जाती है तो लोग डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो स्लोप ऑफ आयस कर्व मेनली दो चीज के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि ये स्लोप जेंटल होंगे या स्टीप स्लोप होंगे या नॉर्मल स्लोप होंगे। ये चीज दो चीजों के ऊपर डिपेंड होते हैं। फर्स्ट, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब हमारे इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट इलास्टिसिटी है, चेंजेस कि किस रेट पे चेंजेस होते हैं उसके ऊपर, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चेंजेस होंगे तो ये स्टीप स्लोप नहीं होंगे। इसी तरह जब मल्टीप्लायर वैल्यू, और दूसरा दूसरा किस चीज के ऊपर डिपेंड रहते हैं, मल्टीप्लायर वैल्यू के ऊपर। मल्टीप्लायर वैल्यू शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मल्टीप्लायर क्या होते हैं। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा मालूम होगा, नॉलेज होगा। जब मल्टीप्लायर वैल्यू जब हमारे एमपीसी, फॉर एग्जांपल जब हमारे एमपीसी का वैल्यू ज्यादा होंगे, मींस 0.75, तो हमारे क्या होंगे, ये स्लोप क्या होंगे, ज्यादा जेंटल होंगे, कि मींस की स्टीप स्लोप नहीं होंगे। हायर द मल्टीप्लायर वैल्यू, हायर द जेंटल द स्लोप ऑफ आयस कर्व। ठीक, अगर एमपीसी का वैल्यू मींस 0.25 होंगे तो ये मल्टीप्लायर वैल्यू भी कम होंगे। जब मल्टीप्लायर वैल्यू कम होंगे तो इसका स्लोप भी स्टीप होंगे। अब डायग्राम पे आ जाओ। डायग्राम पे, यहाँ पे डायग्राम ए, डायग्राम बी, डायग्राम सी एंड डायग्राम डी, यहाँ पे 4 डायग्राम शो किया हुआ है। एक डायग्राम में इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के रिलेशनशिप को बताया हुआ है। एक डायग्राम बी में इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग, मींस की इन्वेस्टमेंट और सेविंग के रिलेशनशिप को बताया हुआ है। दूसरे में सेविंग और इनकम के रिलेशनशिप को बताया हुआ है, मींस की सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक, और दूसरे लास्ट में इन सब से कैसे आयस कर्व डिराइव होते हैं, तो इन सब को हम एक एक करके समझेंगे। लाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमने पहले बताया कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में नेगेटिव रिलेशनशिप आते हैं। ठीक, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट लेवल कम हो जाते हैं। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट लेवल क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसी तरह जब ये इन दोनों में इस तरह के नेगेटिव रिलेशनशिप होंगे तो यहाँ पे हमारे एक पॉइंट पे जब हम इसके ऊपर सेक्शन सी के ऊपर डायग्राम सी में सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम। जब हमारे सेविंग और इनकम के रिलेशन जब हमने पढ़े थे तब वहां पे पॉजिटिव रिलेशनशिप था। पॉजिटिव रिलेशनशिप मींस जब इनकम बढ़ते हैं तो हमारे सेविंग भी बढ़ते हैं, बट नॉट प्रोपोर्शनेटली। जब ये दोनों एक पॉइंट पे जाके, और ये दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं तो हमारे सेविंग इक्वल टू क्या हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट के बराबर होते हैं। जब हमारे इनकम बढ़ने से सेविंग बढ़ जाते हैं तो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ जाते हैं, तो इन दोनों से, इन तीनों डायग्राम के जरिए हम एक दूसरा कर्व डिराइव कर सकते हैं, वो है आयस कर्व, जो कि इन दोनों के इन तीनों की रिलेशनशिप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आने की वजह से आयस कर्व का स्लोप क्या हो जाते हैं, नेगेटिवली स्लोप हो जाते हैं। तो अगर किसी को ये टॉपिक अगर समझ में नहीं आए तो इनबॉक्स में मुझे क्वेश्चन कर देना कि ये किस तरह डिराइव हुआ है। मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। और आज हमने पढ़ा आयस कर्व के बारे में, जो कि एक खाली गुड्स मार्केट के बारे में पढ़ते हैं। कल हम पढ़ेंगे एलएम के बारे में, लिक्विडिटी एंड मॉनेटरी सप्लाई, मनी सप्लाई। तो ये एक मनी मार्केट के बारे में पढ़ते हैं, जहां पे डिमांड फॉर मनी इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी
इक्वल हो जाते हैं, यहाँ पे मनी मार्केट इक्विलिब्रियम होते हैं। तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।